नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। शाम के 7 बजने वाले हैं और हम दिन भर की जरूरी खबरों के लिए लेकर आए हैं आपके लिए जी सुपर 30। जी सुपर 30 यानी दिन भर की सारी खबरें नहीं, बल्कि जो जरूरी खबरें हैं यहां पर एक ही खबर आपको बार बार नहीं दिखाई जाएगी, लेकिन सबसे तेज और सबसे ताजा खबर की संपूर्ण गारंटी जरूर मिलेगी। साथ ही विश्वसनीयता की भी पूरी गारंटी होगी। तो अगले 20 मिनट आप जी न्यूज के साथ रहिए, देश और दुनिया की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें देखिए। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस में सबसे बड़ी आरोपी रिया चक्रवर्ती सीबीआई के कटघरे में है। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती 2 घंटे की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने अपना पक्ष रखा। करीब 2 घंटे बाद सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से सवाल पूछना शुरू किया। कई सवालों से सीबीआई के सामने रिया चक्रवर्ती घबरा गई। देखिए, इस वक्त रिया चक्रवर्ती इस वक्त यहाँ पर आपको गाड़ी में आते हुए दिखाई दे रही है। ये जो गाड़ी है 1251, इसी से कल शोभिका आए थे और आज रिया जो चक्रवर्ती हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। मुंबई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस में जारी अब तक की पूछताछ में सीबीआई के अफसरों ने रिया चक्रवर्ती से पूछा है कि सुशांत से कब पहली बार मिली, आप दोनों कहाँ गए, आप दोनों कैसे रहते थे, सुशांत का व्यवहार कैसा था, सुशांत के शौक क्या थे, सुशांत को कौन सी बीमारी थी, सुशांत और आपके खर्चे क्या थे। कुछ खास तारीख और समय पर सवाल पूछे। तारीख और समय के सवाल पर रिया घबरा गई। इस बीच सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने रिया चक्रवर्ती पर मीडिया में आकर भाई की छवि खराब करने का आरोप लगाया। श्वेता ने रिया की फौरन गिरफ्तारी की मांग की है। सुशांत केस में सीबीआई जांच के 8वें दिन जहां पहली बार केस में मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती से सीबीआई पूछताछ कर रही है, तो वहीं रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती, सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पैठानी, हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा, सुशांत के कुक नीरज सिंह और पूर्व अकाउंटेंट रजत मेवाती से अलग अलग टीम पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने अब तक जितने भी बयानों की जांच की है उससे पता चलता है कि मुंबई पुलिस को दिए गए गवाहों के बयान में काफी विरोधाभास है। वहीं सुशांत के बैंक अकाउंट पर बड़ा खुलासा हुआ है। सुशांत के अकाउंट से क्वान टैलेंट कंपनी में 48 लाख रुपए ट्रांसफर हुए। क्वान टैलेंट कंपनी में 26 लाख रुपए रिया के अकाउंट में ट्रांसफर हुए। थॉमस कुक ट्रैवल कंपनी को यूरोप टूर के लिए 59 लाख रुपए का पेमेंट किया गया। इस बीच रिया चक्रवर्ती ड्रग्स केस में गौरव आर्या को ईडी ने समन जारी किया है। रिया चक्रवर्ती ने व्हाट्सएप चैट में गौरव आर्या का जिक्र किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने गौरव आर्या को 31 अगस्त को पेश होने को कहा है। सुशांत केस में सीबीआई की एक टीम दिल्ली में जांच में जुटी है। दिल्ली के सीबीआई हेडक्वार्टर में सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका का बयान दर्ज किया गया है। सीबीआई की टीम में शामिल सीएफएसएल के सभी 6 फॉरेंसिक एक्सपर्ट मुंबई से दिल्ली लौट आए हैं। सुशांत मामले में इकट्ठा किए गए सभी सबूतों की जांच की जाएगी। सीबीआई ने एक डीएसपी और सब इंस्पेक्टर को दिल्ली में इन सबूतों की जाँच के लिए नियुक्त किया है। सीबीआई के डीआईजी स्तर के अधिकारी गगनदीप गंभीर ने सुशांत की बहन प्रियंका का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। वहीं जो 6 सदस्यीय सीबीआई की सीएफएसएल टीम मुंबई गई थी, तमाम सबूत इकट्ठा कर मुंबई से दिल्ली वापस आ गई है और जो सबूत इकट्ठे गए उनका विश्लेषण किया जा रहा है ताकि आगे की कार्रवाई की जाए। वहीं सीबीआई ने एक डीएसपी रैंक के अधिकारी को भी अपॉइंट किया है जो दिल्ली में रिया चक्रवर्ती का आईसीआईसी बैंक में जो अकाउंट है उसकी जाँच शुरू कर दी है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के मुताबिक अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है। आज रामदास अठावले ने सुशांत के पिता के सिंह और बहन रानी सिंह से मुलाकात की। हरियाणा के फरीदाबाद में हुई मुलाकात के बाद रामदास अठावले ने कहा कि सुशांत के परिवार के साथ पूरा देश है, जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। हमको डाउट है कि भाई आत्महत्या नहीं, हत्या हो सकती है और इसीलिए मुझे लगता है कि उसी दिशा से सीबीआई ने इंक्वायरी करनी चाहिए। इसमें दो दोषी मिलेगी, उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 4 आतंकियों को मार गिराया है, जबकि एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने जिंदा पकड़ लिया है। मौके से 2 AK-47 राइफल और 3 पिस्टल बरामद किए गए हैं। यह एनकाउंटर शोपियां के किलोरा गांव में हुआ है। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। शोपियान पुलिस को खबर मिला था कि 4-5 टेररिस्ट ऑर्चर्ड में है। आर्मी, सीआरपी, पुलिस जाके कॉर्डन लगाया। जब सर्च शुरू हुआ तो फायरिंग शुरू हो गई। इनकाउंटर में 4 टेररिस्ट मारे गए हैं और एक को जिंदा पकड़ा गया है।
नीट और जेईई परीक्षाओं के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। गैर बीजेपी शासित 6 राज्यों के कैबिनेट मंत्रियों की इस याचिका में सितंबर में होने वाले नीट और जेईई की परीक्षा रद्द करने की मांग की गई है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेश पर पुनर्विचार की मांग की गई है। इस बीच नीट और जेईई की परीक्षा को स्थगित करने की मांग को लेकर कांग्रेस ने आज देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन किया। छात्रों की सुरक्षा को लेकर भी कांग्रेस का ऑनलाइन कैंपेन जारी है। वहीं कई आईआईटी संस्थानों के निदेशकों ने परीक्षा का समर्थन करते हुए कहा कि नीट और जेईई की परीक्षा में और देरी से शून्य शैक्षणिक सत्र का खतरा है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर असर होगा। इससे पहले कल देश के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने यह साफ कर दिया था कि परीक्षा कराने का फैसला छात्रों और अभिभावकों के कहने पर ही लिया गया है। परीक्षा स्थगित कर छात्रों के करियर को खतरे में नहीं डाला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें यूजीसी ने कहा था कि फाइनल ईयर की परीक्षाओं के बिना डिग्री जारी नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें कोरोना संकट काल में अपने से परीक्षा नहीं कराने का फैसला नहीं कर सकती। साथ ही यूजीसी की अनुमति के बिना छात्र को अगली क्लास में प्रमोट नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन राज्यों में कोरोना महामारी की वजह से परीक्षा कराने में दिक्कत है वो यूजीसी के पास परीक्षा टालने का आवेदन दे सकते हैं। 6 जुलाई को यूजीसी ने आदेश दिया था कि विश्वविद्यालय और दूसरे उच्च शिक्षण संस्थान अपने स्नातक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की परीक्षाओं को 30 सितंबर तक करा लें। यूजीसी के इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। केंद्र सरकार की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री जनधन योजना को आज 6 साल पूरे हो गए हैं। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने इस योजना को लॉन्च किया था जिसका मकसद लोगों के बैंक खाते खुलवाना था। आज जब इसके 6 साल पूरे हुए तो पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लोगों को बधाई दी है। आज से 6 साल पहले प्रधानमंत्री जनधन योजना को लॉन्च किया गया था जिसका मकसद लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना था। ये गेम चेंजर साबित हुआ जिसने गरीबी में फंसे लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया। प्रधानमंत्री जनधन योजना की वजह से करोड़ों परिवारों का भविष्य सुरक्षित हुआ है। इसमें अधिकतर लोग ग्रामीण इलाकों के हैं और महिलाएं हैं। मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस योजना को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत की। प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना की शुरुआत की थी, आज 6 साल हो रहे हैं। तो उस वक्त उसका बहुत मजाक उड़ाया था। दुनिया की सबसे ज्यादा बेहतर योजना के रूप में आज पूरी दुनिया जो है वो जनधन योजना को देख रही है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखे गए संपादकीय में कांग्रेस के उन 23 नेताओं पर तंज कसा गया जिन्होंने पार्टी को सक्रिय करने के लिए चिट्ठी लिखी थी। सामना में इन सभी नेताओं की खुद की सक्रियता पर सवाल उठाया गया। संपादकीय में लिखा गया है कि जिन नेताओं ने सवाल उठाए हैं वो राज्य तो छोड़िए जिला स्तर में भी नेता बनने के काबिल नहीं हैं। बावजूद इसके उनको कांग्रेस में मलाईदार पद मिलते रहे। राहुल गांधी को जितना मोदी, शाह और बीजेपी ने नहीं दबाया होगा उससे कहीं ज्यादा उनकी ही पार्टी के पुराने लोगों ने उनका मनोबल गिराया है। राहुल गांधी का नेतृत्व समाप्त करने के राष्ट्रीय षड्यंत्र में घर के भेदी शामिल होते हैं। उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी और उनके 2 बेटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तीनों पर आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी की गंभीर धाराओं में लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है। कल लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जेल में बंद विधायक मुख्तार अंसारी की 2 अवैध इमारतों को बुलडोजर से गिरा दिया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑफिस की ओर से ट्वीट किया गया है कि माफिया की अवैध संपत्तियों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। मुख्तार अंसारी और उनके बेटों के साथ साथ इस मामले में शामिल अपराधियों और कर्मचारियों पर भी मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अवैध निर्माण गिराने में हुए खर्चे की वसूली भी अपराधियों से ही होगी। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा होने से टल गया। यात्रियों को विमान तक ले जाने वाली बस में कल रात अचानक आग लग गई। हादसे के वक्त इंडो थाई कंपनी की यह फेरी बस रनवे के बेहद करीब थी। बस के आसपास 3 विमान भी खड़े थे। जानकारी के मुताबिक आग लगने के वक्त बस में एयरलाइन क्रू और पायलट भी मौजूद थे। हालांकि सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। वहीं इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। उत्तराखंड के बीजेपी के अध्यक्ष बंशीधर भगत ने विधायकों को नसीहत देते हुए कहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के लहर के भरोसे नहीं रहें। अगर वोट चाहिए तो उन्हें जनता के लिए काम करना होगा। बंशीधर भगत ने कहा कि बीजेपी विधायकों को क्षेत्र में जाना चाहिए। अगर मन में सिर्फ पीएम मोदी के नाम से जीत जाने का भाव है तो ये गलत होगा। बहुत दे दिया मोदी के नाम से वोट, आगे मेहनत स्वयं करनी पड़ेगी। लोगों को खुद क्षेत्र में जाना पड़ेगा।
कोरोना संक्रमण काल में संसद के मॉनसून सत्र के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। सत्र शुरू होने के 72 घंटे पहले सभी सांसदों और उनके स्टाफ का कोरोना टेस्ट होगा। संसद में तैनात सुरक्षा कर्मचारियों के भी टेस्ट होंगे। सत्र के दौरान प्रश्नकाल होगा या नहीं, इस पर अभी फैसला लिया जाएगा। हमारी कोशिश है कि व्यापक स्वास्थ्य सुरक्षा के इंतजाम के साथ सदन को सुरक्षित तरीके से चलाया जाए। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, लेकिन उन्हें वहां अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त नहीं है। ऐसे में उन्हें शैक्षणिक संस्थान खोलने और चलाने का हक नहीं है और उन्हें कोई सरकारी सहायता भी नहीं मिलती है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का हवाला देते हुए कहा गया है कि उस फैसले में कोर्ट ने राज्यवार अल्पसंख्यकों की पहचान करने की बात कही थी, जिसका आज तक पालन नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को 6 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। देश में पहली बार कोरोना संक्रमण के 77,000 से ज्यादा नए केस आए हैं। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 77,266 नए केस आए हैं और 1,057 लोगों की मौत हुई है। देश में अब तक कोरोना वायरस से कुल 33,87,500 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 25,83,948 लोग इलाज से ठीक हो चुके हैं। इलाज से ठीक होने वाले मरीजों की दर 76.27% हो गई है। देश में कोरोना संक्रमण से अब तक 61,529 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में पिछले 2 दिनों से हर दिन 9 लाख से ज्यादा कोरोना सैंपल के टेस्ट किए जा रहे हैं। अब तक करीब 4 करोड़ कोरोना सैंपल के टेस्ट किए जा चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले 7,15,000 से ज्यादा हो चुके हैं। अब तक 14,500 से ज्यादा पुलिस वाले कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र के 346 पुलिस कर्मियों में कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ है। 2 पुलिस वालों की संक्रमण से मौत हुई है। महाराष्ट्र पुलिस के अब तक कुल 14,641 पुलिसकर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 11,752 पुलिस वाले इलाज से ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण से अब तक 148 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है। कोरोना के दौर में भी प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में कई प्राइवेट स्कूलों ने बिना नोटिस के ही फीस में हजारों रुपए बढ़ा दिए हैं। लॉकडाउन में सरकार ने स्कूलों को ये आदेश दिया था कि वो ट्यूशन फीस के अलावा कोई और फीस चार्ज न करें, लेकिन उसके लिए कोई कानून नहीं बनाया गया, जिसका नतीजा ये है कि अब स्कूलों ने अपनी मनमानी शुरू कर दी है। आज की डेट में अधिकतर स्कूल एनुअल डेवलपमेंट चार्जेस के अलावा बाकी अलग अलग सारे चार्जेस ले रहे हैं, चाहे वो एक्टिविटी फीस हो, चाहे इवैकस फीस हो, चाहे किसी भी नाम की फीस हो। गाजियाबाद के विजयनगर में अंडरपास में बारिश का पानी भर गया, जिसकी वजह से एक 20 साल के युवक की मौत हो गई। बारिश के बाद विजयनगर में गौशाला अंडरपास में पानी भर गया था। इस बीच अंडरपास में 2 युवक फंस गए, जिनमें से एक की मौत हो गई, जबकि आसपास के लोगों की मदद से दूसरे युवक को बचा लिया गया। ये अंडरपास गाजियाबाद को विजयनगर और प्रताप विहार से जोड़ता है, जो तेज बारिश के बाद किसी तालाब में बदल गया और जानलेवा साबित हुआ। देश की राजधानी दिल्ली में आज सुबह तेज बारिश हुई। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश ने उमस से राहत दिलाई, तो वहीं सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थम गई। ग्रेटर कैलाश में बारिश के बाद सड़कें पानी में डूब गईं। बारिश के बाद कई जगह लंबा जाम दिखाई दिया। दिल्ली में आज बारिश के बाद न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में 29 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ दिल्ली में यमुना का जलस्तर भी बढ़ गया है। यमुना नदी का जलस्तर आज सुबह 204.30 मीटर पहुंच गया, जिसकी वजह से निचले इलाकों में पानी भर सकता है। बारिश और हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। कई जगह बाढ़ जैसे हालात हैं, तो वहीं बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो रहे हैं। इस वजह से जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला हाईवे लगातार 4थे दिन भी बंद है और हाईवे पर ट्रक फंसे हुए हैं। ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जाजपुर में वैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। लगातार बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया। लोग घर और गांव छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रहे हैं। जाजपुर में राहत और बचाव का काम जारी है। अब तक 7,000 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कई जगहों पर बाढ़ के हालात बन गए हैं। पिछले 3 दिन से लगातार हो रही बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है। रायपुर में खारून नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। सड़कें पानी में डूबी गई हैं। साथ ही कई इलाकों में लोगों के घरों के अंदर भी पानी पहुंच गया है। विधान भवन रोड से लेकर स्मार्ट सिटी रायपुर के कई गांवों का यही हाल है। रायपुर और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में आज भी बारिश से कोई राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के कई जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई है। लद्दाख के किसान सेना के शोध संस्थान डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड रिसर्च के साथ मिलकर एक नया प्रयोग कर रहे हैं। लेह के एक गांव में किसान उन फल और सब्जियों की खेती कर रहे हैं जो गर्मी के मौसम में होती है। किसानों को सेना के शोध संस्थान के विशेषज्ञ हर जरूरी तकनीक सिखाते हैं और उन्हें खेती करने से जुड़ा प्रशिक्षण भी देते हैं। इस योजना से लेह के किसानों को आर्थिक तौर पर काफी मदद मिल रही है। वहीं यहाँ के किसान अब तरबूज की खेती से मुनाफा भी कमा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बस और डंपर की टक्कर में 2 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घटना वृंदावन इलाके के NH2 छठी करा चौराहे के पास की है। बताया जा रहा है कि सड़क पर मवेशियों को बचाने की वजह से बस डंपर में टकरा गई। बस गुरुग्राम से बिहार के दरभंगा के लिए जा रही थी। घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पंजाब के अमृतसर में तेज बारिश की वजह से एक इमारत की छत गिर गई। इमारत गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। अमृतसर के गुरु नानकपुरा इलाके में यह हादसा हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों के अलावा फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और करीब 10 लोगों को मलबे से बाहर निकाला। मलबा हटाने से हुई देरी की वजह से इस हादसे में एक 8 साल की बच्ची की जान चली गई। पंजाब के कई इलाकों में देर रात तेज बारिश हुई थी। कर्नाटक में हुबली के धारवाड़ जिले के बिदनर क्षेत्र में सौहार्द की बेहतरीन मिसाल देखने को मिली है। यहाँ हिंदू और मुसलमान साथ मिलकर एक ही पंडाल में गणेश चतुर्थी और मुहर्रम मना रहे हैं। यहाँ जब भी दोनों समुदाय के त्योहारों की तारीखें मिलती हैं, तो इसी तरह एक ही पंडाल के नीचे गणेश चतुर्थी और मुहर्रम का आयोजन किया जाता है। इन लोगों का कहना है कि ऐसा पहले भी हुआ है, हम उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.